आप सभी का नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। सफ़र हमेशा की तरह जारी है। हम अपना पूरा सामर्थ्य दिखा रहे हैं और आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो चलो आज हिंदी की क्लास की अगली कड़ी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्णों के उच्चारण के जो स्थान हैं उनके जो अलग अलग प्रभाव देखने को पड़ते हैं। जैसे आपने अल्पप्राण महाप्राण देखा होगा, आपने सघोष अघोष समझे होंगे, आपने बलाघात, ये बहुत सारी त्रुटियां भी देखी होंगी। आइए अनुत्थान हो या बलाघात हो, आज उसको समझते हैं न्यू लक्ष्य एकेडमी पर। देखिए हमारी पहले क्या है, अल्पप्राण महाप्राण। पहले कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को समझने से पहले हमेशा की तरह कुछ नया आपके लिए एक श्लोक से शुरुआत करते हैं। ये श्लोक बच्चों के लिए नहीं है, ये उनके माता पिता के लिए है। इस प्रकार है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसका नियतार्थ क्या है? तो पवन सर ने हमेशा की तरह बहुत सारे नियतार्थ बताए हैं। इसका उन्होंने बताया है, वो माता शत्रु है और वो पिता वैरी है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते या नहीं देते। वो इसी प्रकार है जैसे हंसों के बीच में एक बगुला बैठा हो। तो समझे? चलो चलते हैं। अल्पप्राण महाप्राण। प्राण, प्राण शब्द का यह निहितार्थ है आपकी प्राण वायु से। किससे है? प्राण वायु से। देखो कहा जाता है शरीर में अगर वायु है तो जीवन है, अगर इसका उच्चारण है, उसका जो आगमन निगमन है वो अच्छे से हो रहा है तो आपके प्राण ठीक हैं। अगर कहीं कमी रह गई तो आपके प्राण भगवान को प्यारे हो गए। अब देखते हैं, हमारा टॉपिक है अल्पप्राण महाप्राण। यानी जो ये वर्ण है इनके उच्चारण में आपको अल्पप्राण लग रहा है या महाप्राण। देखो हिंदी को हमें तोड़ के समझना है। अल्प प्राण यानी जहां पे प्राण वायु कम लगे, अल्प का मतलब कम लगे। महाप्राण जहां पे प्राण वायु ज्यादा लगे। तो मेरे बच्चों समझे, अल्प प्राण महाप्राण। देखो प्राण का यानी अर्थ श्वास से। किससे? श्वास से। अल्प प्राण जहां पे श्वास खर्च कम हो और महाप्राण जहां पे श्वास ज्यादा खर्च होती है। तो समझ गए ना मेरे बच्चों? आगे चलते हैं। हमारे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग भी होता है। कितना होता है? पंचम वर्ग में। अब देखो आप मेरे साथ बोलो, क ख ग घ। इसमें आपको क्या लग रहा है? आपको क में ज्यादा जोर लगाने को देख रहे हो या ख में ज्यादा जोर लग रहा है? भाई ख में ज्यादा लग रहा है। किसमें? ख में। आप ग में ज्यादा जोर लगा रहे हो या घ में ज्यादा जोर लगा रहे हो? बेटा आप घ में ज्यादा जोर लगा रहे हो। यानी आपके प्राण की जो वायु है वो ज्यादा किस में लग रही है? घ में या ख में। बस यही समझना है। हमारी जो भी हिंदी की वर्णमाला है उसमें हमारे जो दूसरे वर्ग के जितने भी हैं, जैसे ख छ ठ थ फ, कितने हो गए? 5। और चौथे वर्ग के जितने ग झ ड़ ध भ, 5, कितने हो गए? 5। 5 और 5 ये 10 ही ऐसे हैं जो महाप्राण है। क्या है? इन स्पर्श व्यंजन में से 10 कौन से हो गए? जो महाप्राण है। इसके अलावा भी 4 और हैं, वो देखते हैं। श श स ह। जो मैंने ऊष्म व्यंजन आपको सिखाए थे ना, तो जो ऊष्म व्यंजन है, देखो ऊष्म व्यंजन बने इसी प्रकार है क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है, अंदर से ज्यादा एनर्जी निकल रही है। जिसमें ज्यादा एनर्जी निकल रही है यानी आपकी ज्यादा प्राण वायु लग रही है, और जिसमें ज्यादा प्राण वायु लगती है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो 5 ये द्वितीय वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के 5 और श श स ह 4, ये टोटल कितने हो गए? 14। 14 व्यंजन हमारे पास ऐसे हैं जो महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। अब इसके अलावा अगर पूछ ले जाए तो अल्प प्राण कितने हैं? इनके अलावा जो भी बच गए, आई रिपीट, इनके अलावा जो भी बच गए वो सब क्या है?
अल्पप्राण है। क्या वो? अल्पप्राण। तो सीधा है, शॉर्ट ट्रिक है, द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ग है यानी सेकंड और फोर्थ जो वर्ग है वो महाप्राण है, और उसके अलावा ऊष्म जो हमारे व्यंजन है वो भी महाप्राण है। एक नंबर पक्का हो गया। चलो बाकी सर ने लिखा हुआ है बाकी अल्पप्राण है, यानी इनके अलावा जितने बच गए वो सब क्या है? अल्पप्राण है। चलो वेरी गुड। अब इसको इरेज कर देते हैं। आज से हम क्या किया करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसको एक बार रिवाइज भी करेंगे साथ में साथ। कई बार देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसको रिवीजन नहीं कर पाते। हम पूरे चीज़ से करवाना शुरू कर देंगे, पहले आपको समझाएंगे और फिर साथ में उसका लास्ट में रिवीजन भी करवाएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। अब हमारे हैं सघोष अघोष, सघोष अघोष, सघोष अघोष, सघोष अघोष। श का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा का मतलब मुख के अंदर का टॉप वाला हिस्सा। सघोष अघोष, घोष से आपका गले, सो घोष का मतलब गला, यानी गले में कंपन से निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? जो गले में, घोष का मतलब गला, जो गले में कंपन है। सघोष यानी जिसमें गले में कंपन है या गले की कंपन के सहित। अघोष जिसमें गले में कंपन कम है, अघोष। सेम चीजें वही देखनी है। देखो, जिन ध्वनियों के बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो जाता है, आई रिपीट, कंपन हो जाता है, वो सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष। क्या कहलाती हैं? सघोष। और जिनमें कंपन पैदा नहीं होता वो अघोष कहलाती हैं। क्या कहलाती है? अघोष। तो चलो आइए देखते हैं, एक नंबर पक्का करते हैं। पहले देखते हैं अघोष, यानी जिसमें गले में कंपन नहीं है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। गले में कंपन हुआ? नहीं हुआ। देखो एक चीज समझना, अल्पप्राण महाप्राण में तो क्या, देखो क में कम वायु लग रही है, ख में ज्यादा लग रही है, ऑब्वियस सी बात। लेकिन सघोष का मतलब है गले में कंपन। क, ख, गले में कोई कंपन नहीं। इसके साथ अगर आप देखोगे ना, देखो क, ख, घ, घ, गले में कंपन। क, ख, ग, घ, गले में कंपन। गले में कंपन का मतलब ये है सघोष। तो आइए देखते हैं सघोष में कौन सा आ जाएगा। तृतीय, थर्ड और फोर्थ वाले, फर्स्ट और सेकंड वाले जाते हैं अघोष में। किस में जाते हैं? अघोष में। और थर्ड और फोर्थ वाले जाते हैं सघोष में। किस में जाते हैं? सघोष में जाते हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ये किस में चले गए? सघोष में। आइए देखना, देखो 5 तो क वाले यानी प्रथम वर्ण वाले, द्वितीय के जितने हैं 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 10। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन के जो हमारे 3 थे ना, श, श, स, वे भी इसी कैटेगरी के हैं, वे गले में कंपन पैदा नहीं करते। तो टोटल हमारे पास अघोष कितने हो गए भाई? 13। क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। टोटल हमारे पास अघोष कितने हैं? 13। 5 प्रथम वर्ण वर्ग के, 5 द्वितीय वर्ग के और 3 ऊष्म व्यंजन वाले श, श, स। टोटल कितने हो गए? 13। आप पूछोगे सर सघोष कितने हैं? इनमें इनको हटाकर जो हमारी वर्णमाला में जितने बच गए, वर्णमाला कितनी है? 11 और 33। वर्णमाला कितनी? 44 वर्ण। कितने? 44। 11 स्वर, 33 व्यंजन। तो अगर 44 में से अगर 13 गए तो 31 आपके ऐसे हैं जो क्या है? सघोष। वेरी गुड। चलो आइए आगे चलते हैं। अब देखना कुछ त्रुटियां आती हैं।
कुछ ये हमारी हिंदी में त्रुटियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रुटियों से संबंधित। त्रुटि का मतलब होता है गलतियां या कुछ कमी, कुछ त्रुटि है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें त्रुटि है? इस वाक्य में किस तरह की त्रुटि है, यही तो समझना है। कंसेप्ट क्लियर, बस आप ध्यान लगाना बिल्कुल आराम से। अल्लू अल्लू देखिए, ध्यान से देखना। पहली त्रुटि होती है वो बलाघात की, इसको स्वराघात भी कहते हैं। बलाघात स्वराघात यानी बल लगाया गया है और बल ही अपना जो आघात उस पर छोड़ता है, ठीक है। यानी उस पर आपने फोर्स दे दिया, जिस चीज पे फोर्स देना था वो वहां से हटके कहीं और चला गया। अब एक चीज देखो, मैं आपको कहता हूं पवन को रोको मत जाने दो, और एक मैं बोलो पवन को रोको मत जाने दो। फर्क देखना, कहीं ना कहीं जो हमारा अर्ध विराम होता है, अल्प विराम होता है, उनसे चीजें पैदा हो जाती हैं। मैं लिखता हूं गौरव को रोको मत जाने दो, और एक मैं कहता हूं गौरव को रोको मत जाने दो। पहले वाले का मतलब होगा कि रोको मत जाने दो, यहीं रोक लो, और दूसरे का मतलब होगा भाई रोको मत जाने दो। यानी आपने जहां जोर दिया उस जोर ने ही आपने उसके मतलब को ही बदल दिया, आपके कथन के मतलब को। देखते हैं क्या लिखा है। शब्द बोलते समय उच्चारण या अर्थ की विशेषताओं के लिए हम किसी अक्षर पर बल दे देते हैं। उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, यानी आपने ठहराव कहाँ लगा दिया, बल कहाँ दे दिया। दूसरा है मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। अब देखो, एक बार तो मैं दबाव देता हूं मुझे पर, अगर मैं मुझे पे अंडरलाइन करके दबा देता हूं कि मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, इसका मतलब है और किसी को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक जेब वाली कमीज। अब दूसरा देखना, अगर मैं कह देता हूं मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, यानी मेरी कमीज में एक के अलावा जेब नहीं होनी चाहिए, अगर होएगी तो कैंसल। तीसरा मैं दबा देता हूं मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, यानी मेरी उसमें जो कमीज है उसमें बटन हो चाहे नहीं हो, पर जेब जरूर चाहिए। मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए, अगर मैं कमीज पे बल लगाता हूं तो यानी मुझे जेब की जो है कमीज ही चाहिए, मुझे पैंट वैंट नहीं चाहिए, मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। यानी आपने जो बल लगाया वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसमें थोड़ी गहराई ला देता है। यही चीज तो देखनी है। और क्या लिख रखा है, पवन सर ने ऐसा काम कर दिया, मतलब जिंदगी बना दी हमारी। तो क्या मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुनूं। वाह 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 वाह, पवन सर लिखते हैं, इस तरफ दिख रहा है ना, हाँ ध्यान से देखना। क्या मैं यहां इसीलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं। देखो पवन सर लिखते हैं क्या मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं। अगर मैं इस पे, देखो मैं इस पे बल देता जाऊंगा, अलग अलग शब्द पे बल दूंगा, इसके अर्थ को समझेंगे आप। तो चलो, क्या मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं, यानी बक बक सुनने तो बहुत आते होंगे, लेकिन क्या मैं आया हूं क्या, नहीं। चलो भाई, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अरे मैं ही हट गया है तो चलो आगे देखते हैं। क्या मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं, यानी मैं बक बक सुनने जाता हूं, लेकिन मैं यहां नहीं आया भाई बक बक सुनने। चलो भाई, क्या मैं यहां इसलिए आया हूं
कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं, यानी मैं आया तो बक बक सुनने हूं लेकिन तुम्हारी सुनने नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया, क्या मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बक बक सुन सकूं, यानी मैं आया तो हूं पर बक बक सुनने नहीं आया हूं। तो कुछ और सुना दे भाई, पर बक बक मत सुना। ठीक है, समझे ना? यानी हर शब्द पे बलागात अपना अलग जोर दिखा रहा है, उसका मतलब बदल रहा है। इसका प्रभाव हरियाणी भाषा में बहुत मस्त देखने को मिलता है। तो चलो, आपने ये चीज समझ में आ गई ना? नहीं आए तो कमेंट में बता दियो कि क्या चीज समझ में नहीं आई। लेकिन बलागात ने क्या किया है, किसी पे बल दे के उसके अर्थ में कुछ गहराई ला दिया है, ये उसके अर्थ को एक विशेष रूप दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, चल मेरे राजा भैया, चलो भाई। आई थिंक अच्छा दिख रहा है, बाकी मैं समझाया जाऊंगा, साथ में समझते रहना है। ठीक है भाई। देखो, अगली गलती क्या आती है? अनुतान की। क्या आती है? अनुतान की। अनुतान को इतने मस्त तरीके से समझेंगे, अल्लू अल्लू। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने आपको बोल दिया और आपको सीधा समझ में आया सर गिनती पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है। अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आपकी पिच, आपकी टोन, आपके अनुतान ने उसमें जान भर के एक संगीत का रूप दे दिया। शब्द वही है, आई रिपीट, शब्द वही है, लेकिन इसमें जान फूंक दी आपकी अनुतान में। लिखे जो खत तुझे, ऐसे होता है, फिर उसको गाओ। लिखे जो खत तुझे हो तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे बन गए। मतलब जो आपकी टोन है ना, वो उसमें गहराई कर देती है। बस यही चीज देखनी है कि आपकी टोन, आपकी पिच, आपका अनुतान उसमें क्या बदलाव ला रहा है, इस चीज को देखना। देखो, इसे सुर लहरी भी कहते हैं। देखो, मेरा सुर तो पता लग गया बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड सुर है। ऐसा ही है, काम चलाना पड़ेगा। देखो भाई, इसे सुर लहरी कहते हैं क्योंकि ये सुरों को एक लय में बांध देता है। पहली चीज, इसका रिश्ता आवाज की मात्रा से है, यानी आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव कैसे ले आ रहे हो। ठीक है। अनुतान वह सुर है जिसके कारण अर्थ में बदलाव या रम्यता आती है, सौम्यता या रम्यता आती है। एग्जाम्पल के लिए, लिखे जो खत तुझे। ठीक है, चलो, जैसे सर ने लिख रखा है अच्छा। अच्छा एक शब्द है, जैसे अच्छा। एक तो मैं कहूँ, आपने कुछ मुझे कोई बात कही कि सर ये बात है, मैंने कहूँगा अच्छा। उस अच्छा का मतलब ठीक है, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली। क्या कर ली? स्वीकार कर ली। एक आपने किसी और को कही, ठीक है, मान लो आपने गौरव को कह दी ये बात कि गौरव ये बात है भाई, कल आ जाओ सेंटर पे ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। वो कहेगा अच्छा। तो इसका मतलब है, देखो शब्द अच्छा ही है, मेरे अच्छे में स्वीकृति का भाव है और गौरव के अच्छे में बात मना करने का, उसको टालने का, नेग्लेक्ट करने का भाव है। शब्द वही है, लेकिन आपके अनुतान ने ही तो उसमें बदलाव लाया। तो किस तरीके का अच्छा आना चाहिए, वो आपकी टोन में दिखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं। बलागात का सर ने ये और लिख रखा था भाई, शब्द बलागात तो जो शब्द पे लगता है, जैसे इंजन चला और इंजन चला, ये बलागात के हमारे एग्जाम्पल रह गए थे। जैसे 3 कैटेगरी का है, शब्द, अक्षर और वाक्य। देखो ध्यान से समझना, अब ये ध्यान आ गया तो इसको अच्छे से करवा देते हैं। वाह, बलागात है जो हमारा, वो उसमें 3 कैटेगरी है, शब्द बलागात, अक्षर बलागात, वाक्य बलागात। शब्द बलागात है जो शब्द पे जोर लगाता है, जैसे इंजन चला और इंजन चला, यानी एक तो इंजन चला गया भाई, और दूसरा आप इंजन को चलाओ, इंजन
चला। दूसरा अक्षर बलाघात, जो आपके अक्षर पे, आपके वर्णों पे लगता है। लूट और लूट, लूट लिया और भाई लूट मची है, फरी में लूट लो जो कुछ लुट्या जा। वाक्य बलाघात यानी पूरे वाक्य में अगर था, जैसे है ना, राम ने मुझे पुस्तक दी और राम ने मुझे पुस्तक दी, यानी पहले कहता है कि राम ने मुझे पुस्तक दी और किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे पुस्तक दी। अब है राम ने मुझे पुस्तक दी, यानी और किसी ने नहीं दी, राम ने दी। ठीक है, ये उसके वाक्य में उसकी गहराई को बदल देते हैं, ये इस तरीके के लगाए गए। चलो लास्ट हमारी जो कमी रह रही है, जो त्रुटि पैदा करती है, उसी को हम समझेंगे। नाम बहुत अच्छा है, संगम समागम। संगम इसका नाम है, संगम का चीज है जो चीज मिलना। संगम मतलब जुड़ाव, जब दो नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना का संगम प्रयागराज में होता है, तो समागम। ठीक है, अब देखना क्या कहते हैं इसमें। संगम क्या, शब्दों के जुड़ाव में या परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए आइए मैं बताता हूं। अगर इसमें मैं एक चीज लिखता हूं, ध्यान से देखना, इधर आजा भाई, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड। मैं एक लिखता हूं, उसे ध्यान से समझा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। उसे कमरे में बंद रखा गया, वेरी गुड। दूसरा देखो, उसे कमरे में बंदर खा गया। बस यही तो गड़बड़ी देखनी है। एक देखो, शब्द वही है, एक मिनट में आ रहा हूं। शब्द वही है, अर्थ में बदलाव है। किस चीज ने बदलाव किया है? शिरोरेखा ने बदलाव किया। शिरोरेखा क्या होती है? शिखा के ऊपर लगने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है। उसने बदलाव कैसे कर दिया? शब्दों को, वर्णों को, ज्यादा को आपस में जोड़ दिया। उससे क्या हो गया? अर्थ में बदलाव हो गया। आइए देखते हैं। उसे कमरे में बंद रखा गया। उसे कमरे में बंद रखा गया, यानी उस बच्चे को, उस इंसान को एक कमरे में बंद रख दिया गया। लेकिन बाय चांस लिखते हुए थोड़ी सी शिरोरेखा आगे पीछे हो गई। अब उससे क्या निहितार्थ निकल गया? उसे कमरे में बंदर खा गया। क्या खा गया? बंदर खा गया। देखो शब्द वही है, यहां बंद रखा और यहां बंदर खा गया। जो शिरोरेखा ने है ना, उसके अंदर एक बदलाव पैदा कर दिया, उसके अर्थ को बदल दिया। और क्या कर दिया? संगम समागम। समझे क्या त्रुटि संगम की? आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इजीली। चलो, अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम आज से रिवीजन करवाना भी शुरू करेंगे, तो इतने सुनहरे सुनहरे अक्षरों को वापिस लेके आते। आजा मेरे भाई, छोटा हो जा, वेरी गुड, ऐसे हो जा, थोड़ा से। चलो भाई, क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? बोलो जी गुरु जी। चलो देखो, हमने किया स्टार्टिंग में कि अल्प प्राण और महाप्राण के होते हैं। अल्प प्राण वही जिसमें कम वायु लगे, वो अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा वायु लगे, महाप्राण। अल्प प्राण वाले कौन से होते हैं? जैसे क, च, ट, त, प, जिसमें कम वायु लग रही है। महाप्राण वाले ख, छ, ठ, थ, फ, ज्यादा लग रही है। महाप्राण की कौन सी कैटेगरी है? हमारी दूसरी श्रेणी वाले जितने हैं, हमारी चतुर्थ श्रेणी वाले जितने हैं, और उसके साथ श, श, स, ह, यानी जितने हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। तो टोटल मिला कितने? 14 हमारे जो वर्ण है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे महाप्राण। अब अल्प प्राण निकालने हो तो भाई टोटल होते हैं 44, उसमें से 14 ये चले गए, कितने बच गए? 30। देखो मैं मैथ भी बहुत अच्छा करवाता हूँ,
ठीक है ना। चलो इतना ही है। सगोश अघोष का, सगोश का मतलब होता है जिसमें गले में कंपन हो, सघोष गले में कंपन, अघोष गले में कंपन ना हो। जैसे क ख गले में कंपन नहीं, लेकिन ग घ गले में कंपन, बस। तो अघोष कितने हैं? प्रथम वर्ग के, द्वितीय वर्ग के, और उसके अलावा श श श, यानी 13 हमारे वर्ण है जो क्या है? अघोष। तो सघोष कितने हो गए भाई? सघोष देख लो, टोटल होते हैं 44, 13 ये हो गए, और आप बचेंगे 31। कितना अच्छा मैथ करवाता हूँ मैं, अब इतना ऐसे चुटकियों में करवा देता हूँ। चलो भाई, उसके अलावा जो त्रुटियां होती है वो कैसी? त्रुटियां 3 प्रकार की मेन होती है, एक बलाघात की, एक अनुतान की, और एक संगम की। बलाघात यानी आपने बल दे दिया, आपने कहाँ बल दिया, उसने उसका वाक्य का अर्थ बदल दिया। जैसे रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो, पहले का मतलब रोक लो, दूसरे का मतलब जाने दो। 3 तरीके का बलाघात होता है, शब्द, अक्षर, वाक्य। शब्द बलाघात जो शब्द पे लगता है, जैसे इंजन चला और इंजन चला, इंजन को चलाओ। दूसरा अक्षर बलाघात जो अक्षर पे लगता है, लूट और लूट, लूट लिया और लूट मची है। वाक्य जो वाक्य में परिवर्तन है, जैसे राम ने मुझे पुस्तक दी, या किसी और ने पुस्तक नहीं दी, राम ने मुझे पुस्तक दी। दूसरा राम ने मुझे पुस्तक दी, यानी और किसी को नहीं दी, मुझे पुस्तक दी। वेरी गुड। अनुतान होता है जो आप क्या कहते हैं ना, शब्दों में जो गायन पैदा कर देता है, ठीक है, सुर, लय, ताल, आरोह, अवरोह जो सब होता है वो अनुतान की पहचान होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अनुतान का मतलब उसमें आपने सुर पैदा कर दिए, इसीलिए इसको कहते हैं सुर लहरी। चलो भाई, जैसे अच्छा और अच्छा, पहला अच्छे का मतलब है, मैंने कहा था गुरु ये काम करेगा, उसने कही अच्छा भैया, यानी वो काम करेगा। और मैंने गुरु ये काम करेगा, अच्छा, यानी वो ये काम नहीं करेगा। शब्द वही है, अनुतान ने अर्थ बदल दिया। तीसरी हमारी गड़बड़ होती है संगम की। कौन सी होती है? संगम। संगम का मतलब मिलना, यानी शिरोरेखा ने एक से ज्यादा शब्दों को आपस में मिला दिया, एक से ज्यादा वर्णों को आपस में मिला दिया, जिससे त्रुटि पैदा होगी। उसे कमरे में बंदर खा गया और उसे कमरे में बंद रखा गया, मतलब आपके सामने है। तो जवानों की तरह अपने में आग पैदा करो और जी जान लगा दो, अच्छा लगे तो फैला दो और नहीं लगे तो बता दो। जय हिंद, जय भारत।